तो आज जानेंगे पोर्टफोलियो में कितने और कौन से फंड होने जरूरी हैं और पोर्टफोलियो की एक्स्ट्रा कैलोरी को कैसे घटाएं, कैसे बनाएं स्लिम एंड ट्रिम पोर्टफोलियो। इसी पर खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ फिरोज अजीज हैं, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट। फिरोज, आपका बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और जानने की कोशिश आज हम करेंगे कि आखिरकार पोर्टफोलियो को स्लिम एंड ट्रिम कैसे करें, और उससे भी पहले समझना जरूरी है कि क्यों पड़ी है एसआईपी की रफ्तार सुस्त। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट है दीपक जैन, हेड सेल्स एडलवाइस एएमसी। फिरोज और दीपक, आप दोनों का बहुत स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत कुछ हाल के आंकड़ों से ही कर लेते हैं, क्योंकि हमने कुछ एसआईपी की रफ्तार सुस्त होती हुई इस बार देखी है। और हालांकि बहुत मामूली गिरावट है, लेकिन जिस तरीके से बाजार में हमने एक बेहतरीन रैली देखी है, उसको देखते हुए एसआईपी के आंकड़े क्या बताते हैं। मैं फिरोज आपसे शुरुआत करूंगी और जानना चाहूंगी, ये जो ट्रेंड है एसआईपी का, मई में हमने देखा था अधिकतम निवेश गया था इस साल बेसिकली एसआईपी के आंकड़ों का। जून में क्यों ये थोड़ा सा कम हुआ है, क्या वजह आपको लग रही है? कि स्वाति जी, मेरे हिसाब से अगर अगर 0.1% से कम होता है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज देखिए, उसके सब्सिक्वेंट अप्रैल से मई जब आपने देखा होगा 13,1700 से 13,700 से सीधे 14,700 पे पहुंच गया था। तो एक ऐसे महीने के बाद जहां 1,000 करोड़ की बढ़त देखने को मिली, ऑफ कोर्स उसके पहले 500 करोड़ की गिरावट मिली एसआईपी के नंबर में, फिर 1,000 करोड़ की बढ़त मिली और अब ऑलमोस्ट फ्लैट सा है। 14,729 का नंबर, 734 का नंबर आया 49 से। आई डोंट थिंक यू कैन रीड टू मच इन दिस नंबर। पॉइंट टू, आई थिंक ये एसआईपी आंकड़े अगर लास्ट ईयर के देखूं मैं, तो एक चीज तो उभर के आती है कि रिटेल इन्वेस्टर पर परफॉर्मेंस को बाई नहीं कर रहा है। पहले बहुत ऐसा होता था कि जब पास परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती थी तो एसआईपी के आंकड़े बनते थे। जब पास परफॉर्मेंस की रिटर्न कम हो जाती थी तो एसआईपी की स्टॉपेजेस काफी बढ़ जाती थी। अब देख रहे हैं कि लास्ट 5-10 सालों की एजुकेशन के बाद, आपके चैनल से माध्यम से भी आप कितना एजुकेट करते हैं, तो लोग अब ऐसा नहीं है कि पास परफॉर्मेंस के आधार पर एसआईपी में शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के लिए आ रहे हैं। हमने देखा हुआ है कि अगर आप देखें, ये मार्च के लोस के बाद ये एक ही क्वार्टर आया है जहां मार्केट ने परफॉर्मेंस दिया है। 1.5 साल की टाइम करेक्शन हुई है, फिर भी लास्ट ईयर जब शुरू हुआ था 11,900 से, और मार्च में ऑलमोस्ट 14,200 पहुंचा था। स्पेशली विद 1.5 year टाइम करेक्शन, दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एसआईपी में नहीं आई थी। आई थिंक इन्वेस्टर एडुकेट हो रहा है, और आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन फेटर्निटी एंड एएमसी फेटर्निटी बहुत शानदार काम कर रहे हैं ताकि एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म को एक्सपैंड कर सके। बिल्कुल। और दीपक, ऐसे में जब आंकड़े अच्छे आ रहे हैं, बाजार नई नई ऊंचाइयां छू रहा है, जो अभी हर कोई जानना चाहता है कि एसआईपी के जरिए निवेश की स्ट्रैटेजी क्या हो अभी ऑल टाइम हाई बाजार में, तो क्या राय रहेगी आपके निवेशकों को जो कि एसआईपी के जरिए एक फॉर्च्यून क्रिएट करना चाहते हैं अपने लिए? धन्यवाद स्वाति जी। मैं पहले जो फिरोज जी ने कहा ना, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। पिछले कई सालों में हमने देखा है कि एसआईपी का जो निवेशक है, इट्स कमिंग ऑफ एज ऑफ एसआईपी इन्वेस्टर। पहले क्या होता था, अगर बाजार में गिरावट आती थी तो एसआईपी बंद हो जाती थी। अगर हम 3 साल पहले जाएं, 20 जून 2020, उस समय एसआईपी की मंथली रन रेट थी 6,800 करोड़, और वहां से हम पहुंच गए 14,800 करोड़। उस समय एसआईपी का एयूएम टोटल मिला के 3 लाख करोड़ पे था, और इस महीने हम करीबन 8 लाख करोड़ पे पहुंच गए हैं। तो एसआईपी का इन्वेस्टर वो अब लंबे समय के लिए, लंबे अवधि के लिए निवेश कर रहा है। वो छोटे समय में फॉर्चून बनाने के लिए निवेश नहीं कर रहा है, और ये एक तरीके से सेविंग का माध्यम हो गया है उसके लिए, rather देन लुकिंग एट शॉर्ट टर्म रिटर्न्स। सो छोटी अवधि के लिए निवेश नहीं कर रहा है एसआईपी का निवेशक, वो लंबी अवधि के लिए कर रहा है। तो मेरे ख्याल से जो फिरोज जी ने कहा, मैं उस बात का काफी पुरजोर समर्थन करूंगा। दूसरी बात आपने कही कि क्या तरीका होना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर कुछ टूटा नहीं है तो उसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। निवेशक काफी समझदार हो गए हैं, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड्स हैं वो काफी समझदार हो गए हैं। वो कुछ स्कीम्स के परफॉर्मेंस
के बेसिस पे खाली आज निवेश नहीं कर रहे हैं, वो अपना पोर्टफोलियो खुद से डिसाइड करते हैं। सेबी ने काफी सिंपल कर दिया है निवेश को, कैटेगरीज वेल डिफाइंड हैं। तो अगर किसी को थोड़ा अग्रेसिव पोर्टफोलियो चाहिए तो मिड और स्मॉल कैप की एसआईपी वो कर लेता है ज्यादा। किसी को थोड़ी सी कंजर्वेटिव चाहिए तो आजकल हमने देखा है कि हाइब्रिड फंड्स में भी काफी एसआईपी हो रही है। ये अपनी अपनी रिक्वायरमेंट की बात है। इसमें मैं नहीं मानता कि कोई एक मैजिक फॉर्मूला है। मैजिक फॉर्मूला इज टू स्टे इन्वेस्टेड। आप लंबे अवधि के लिए निवेश करें और करते रहें, और जब जरूरत हो आप पैसे की, आपको पैसे कभी भी 2 दिन में मिल सकते हैं। आप गोल पे ज्यादा फोकस करें, ना कि शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट पे। हम अगर अपनी इकोनॉमी को लंबे अवधि के लिए देखते हैं, आज से 5-10 साल, यहाँ से इकोनॉमी डबल होगी, दुगनी होगी, तिगुनी होगी, तो मार्केट्स भी न्यू हाइज बनाते रहेंगे। तो न्यू हाइज और शॉर्ट टर्म लोज से कोई फर्क नहीं पड़ता। एब्सोल्युटली। ये आपने जो बात की, इसी से जुड़ा हुआ सवाल फिरोज आपसे होगा, क्योंकि बाजार के कई पीक हमने देखे, बाजार को बॉटम पर भी देखा। तो अगर हम एक ट्रेंड समझना चाहें इन्वेस्टमेंट का, कि पीक पर जब निवेश कोई करता है, कोई इन्वेस्टर बॉटम पर निवेश करता है, या कोई एक अपनी नियमित एसआईपी चला रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाजार पीक पर हो या बॉटम पर हो, तो क्या रहा है ट्रेंड पिछले कई सालों का ऐसे अलग अलग निवेशकों का बाजार के अलग अलग साइकिल्स में? स्वाति जी, वो एनालिसिस तो हमने की निफ्टी पे की, क्योंकि 380 एक्टिव फंड्स हैं, 200 पैसिव फंड्स हैं, तो निफ्टी एक बहुत पॉपुलर बेंचमार्क है, तो उस पे एनालिसिस जरूर की। और बिफोर आई गो टू द एनालिसिस, ये हमेशा देखा गया है कि मार्केट्स हर साल उछली तरह हायर पीक से ट्रफ तक 15% गिरती हैं, हर साल गिरती हैं। कोविड का साल भी छोड़ दूं और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 भी छोड़ दूं, तो नॉर्मल साल में एवरेज पीक टू ट्रफ 15% की गिरावट आई है। तो ये जहन में बिठाना हर इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना वो ऐसे 10% की गिरावट में पैनिक करने लग जाते हैं जैसे कोई नवीन चीज हुई है। ये नवीन चीज नहीं है, 21-22 साल का डेटा कहता है कि हर साल गिरनी है। तो ये बिफोर आई गो टू दिस एनालिसिस, ये मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इक्विटी इन्वेस्टर पैसे डाल चुके हैं, डालने वाले हैं, तो दैट्स फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मार्केट की जैसे दुनिया की ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है ना, मार्केट की ग्रेविटी ऊपर की तरफ है। नीचे जाएगी तो ये तो तय है कि कभी ना कभी ऊपर आएगी, ऊपर जाएगी तो ये तय नहीं है कि कभी ना कभी वापस 5000 की निफ्टी दिखेगी, 7000 की निफ्टी दिखेगी, वो कभी होगा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। सो ग्रेविटी ऑफ द मार्केट इज ऑन द अप, ये समझना जरूरी है, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं बताता हूं कि ये हमने डेटा देखा, अगर आप हर साल के पीक्स में इन्वेस्ट करते तो 5 साल की जो रिटर्न होती सिर्फ आपकी 10.84% की रिटर्न होती। बट वही 5 साल आप ट्रफ्स पे, लोस पे इन्वेस्ट करते तो 18.54 होती 5 साल में। एक तो आप इस डेटा से एक कंक्लूजन निकालने की ये सोच सकते हैं, जब भी मार्केट गिरे तो जो भी पैसे हैं आपके सेविंग अकाउंट में या वहां, वो जरूर आप इक्विटी में डाल दें, बह ना करें। यही को इसको मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं 10 ईयर्स पे, तो 10 ईयर्स में अगर पीक्स पे इन्वेस्ट करते तो वापस 10.5% की कंपाउंडेड रिटर्न आती है निफ्टी पे। और अगर आप ट्रफ्स पे इन्वेस्ट करें, लोस पे इन्वेस्ट करें, तो 14.4। अब आंकड़ा जो है वो स्क्वीज हो गया, 10.5 पीक्स पे इन्वेस्ट करके और लोस पे इन्वेस्ट करो, सबसे लोस पे इन्वेस्ट करो तो 14.5 है, तो फर्क कम हो गया टाइमिंग का। अब 25 साल में अगर आप ये करो, पीक्स पे इन्वेस्ट करो तो भी 11.53 की रिटर्न मिली, और लॉस पे इन्वेस्ट करो तो 13.87, तो और कम हो गया गैप। जैसे आपकी अवधि बढ़ती है, टाइमिंग की रेलेवेंस कम होती। अगर आप एसआईपी में करते हो तो 5 साल में 14%, 10 इयर्स में 12.4 और 25 इयर्स में 12.86। तो इसमें काफी सिमिलैरिटी है। आप देखें, एसआईपी में करते हैं तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि पैसे मार्केट नीचे जाएगी तो भी आप संतुष्ट हैं कि अगली किस्त सस्ते में मिलेगी। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आप खुश हैं कि जो किस्तें चली गई हैं वो ज्यादातर बढ़ रही हैं। तो दोनों तरफ चित भी आपका है, पट भी आपका है। सो दैट्स व्हाई टाइमिंग रेलेवेंस कम्स डाउन विद टाइम। ये पहला कंक्लूजन है। सेकंड कंक्लूजन ये है कि आप जब भी मार्केट्स को लो में देखें तो अपने पास में जो भी पैसे साइड में पड़े हैं उसको इन्वेस्ट करने की हमेशा सोचें जरूर, और घबराएं ना, क्योंकि मार्केट की आदत है गिरना। और एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो तो ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको। एब्सोल्युटली। तो ये हमने समझा कि पीक पर निवेश करें तब क्या ट्रेंड है, बॉटम पर निवेश, और उसके बाद नियमित एसआईपी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है
आपके निवेश की जर्नी को, उसको एक हमने उसका एक ट्रेंड हमने समझा। यहाँ पर उतार चढ़ाव में हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करते हैं फिरोज। बहुत ही सिंपल सा है ये पूरा फॉर्मूला, पर फिर भी समझना बेहद ज़रूरी है कि एसआईपी में पावर ऑफ कंपाउंडिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब बाजार में उतार चढ़ाव है, चाहे कैसा भी माहौल है, कैसे काम करता है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग से कैसे बाजार के किसी भी उथल पुथल से बचने में फायदा मिलता है। और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एसआईपी जारी रहे, यही हमारा मकसद है। यस, देखिए दीपक जी भी जैसे कह रहे थे कि 6,000 की एसआईपी की अमाउंट थी और आज 14,700 हो गई है, तो एसआईपी में काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो इनको ये फायदा देंगे और दिखाएंगे तो उनकी रहने की संभावना और बढ़ाने की संभावना बढ़ेगी। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन स्वाति जी। मेरे हिसाब से पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, जैसे ये कहा जाता है। ये क्यों है? अगर आप 1,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, 30 साल के लिए करते हैं, तो 14% की रिटर्न पे, 14-15% की रिटर्न पे 54 लाख पे एक्यूमुलेट हो जाए। रुपए धीमे धीमे हर महीने डालते डालते तो दिन के कितने हुए आपके? दिन के 30-40 रुपए हुए, राइट? 30-40 रुपए दिन के आपने डाले, 1,000 रुपए मंथ के डाले, और आपने अगर 30 साल तक कंटिन्यू किया तो 54 लाख पे पहुंच जाएंगे। अब आपने कहा कि यार कंपाउंडिंग क्या चीज है, मैं 5 साल बाद चालू करता हूं और 25 साल के लिए किया, तो अब मैच्योरिटी अमाउंट सीधे घट के 54 से 27 लाख हो जाती। देखने को तो सिर्फ 5 साल आपने हटाए अपनी अवधि से, अमाउंट आधी हो गई। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ब्याज पे जो ब्याज मिलता है, जो कमाई पे और कमाई मिलती है, उसको कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, राइट? ये हो गई पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दूसरी है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग ये है कि आप ले रहे हैं, आप फंड मैनेजर को कह रहे हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी को अपने 1,000 रुपए भेज रहे हैं, और 1,000 रुपए अगर दाम कम होगा, समझो कि दाम आधा हो गया हाइपोथेटिकली, तो आपको यूनिट दुगने मिलेंगे। अगर वापस दुगना हो गया तो यूनिट्स आधे मिलेंगे। तो आप जब दाम कम होगा तो ज्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट करेंगे, राइट? और दाम ऊपर होगा तो यूनिट्स आपके कम होंगे। तो ये जो तालमेल है, इसको कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। सस्ते दामों पे ज्यादा यूनिट्स, महंगे दामों पे कम यूनिट्स, क्योंकि आप वही 1,000 रुपए आप हर महीने उनको भेज रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि बाजार के अलग अलग साइकिल में इसके फेर में कई बार निवेशक फंस जाते हैं, और इसलिए एसआईपी से ना डगमगाए, ये हमारा मकसद था आपसे समझना कि असल में पावर ऑफ कंपाउंडिंग और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का जो ये मैजिक है, चलता कैसे है एसआईपी। मनी गुरु में हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे बनाए स्लिम एंड ट्रिम पोर्टफोलियो। अगर आपके भी पोर्टफोलियो का वजन बढ़ गया है और रिटर्न है कमजोर, तो आपको कैसे अपने पोर्टफोलियो को फिट करना है। हमारे साथ बने हुए हैं लगातार आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट से फिरोज अजीज, और एडवाइस एएमसी के हेड सेल्स दीपक जैन। दीपक, हर कोई चाहता है कि ना सिर्फ उनकी अपनी फिजिकल फिटनेस रहे, बल्कि पोर्टफोलियो की फिटनेस भी एकदम बढ़िया रहे, लेकिन वो तब बिगड़ती है जब पोर्टफोलियो में आ जाते हैं बहुत सारे फंड और पता नहीं होता निवेशक को कि करना क्या चाहिए, और इसलिए तंदुरुस्ती से पोर्टफोलियो में सुस्ती आ जाती है। इसलिए मैं आपसे समझना ही चाहती हूं कि सबसे कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन रहता है निवेशकों का कि पोर्टफोलियो में कितने फंड होने चाहिए। इस दुविधा को दूर कीजिए। इसका कोई एक सही जवाब नहीं हो सकता, बट मैं आपके प्रश्न को दूसरी तरह से आंसर करने की कोशिश करता हूं। मैं अपने फंड में अपने पोर्टफोलियो में 5 एसआईपी में निवेश करता हूं। ज्यादातर वो स्मॉल और मिड कैप के फंड्स हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं लंबी अवधि का निवेशक हूं, 15-20 साल 25 साल, तो भारत की इकोनॉमी में काफी कंपनियां हैं जो ग्रो करेंगी और मुनाफा ज्यादा देंगी। लेकिन ये हर निवेशक की अपनी अपनी क्षमता हो सकती है, अपनी अपनी रिस्क एपेटाइट हो सकती है। बट अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है, ये आपने तय कर लिया है कि मैं थोड़े से कम रिस्की फंड में निवेश करूंगा या थोड़े ज्यादा रिस्की फंड में निवेश करूंगा, उसके बाद 5-6 फंड से ज्यादा अगर आप चूज करते हो, तो ओवर डिवर्सिफिकेशन की कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। आपकी जो नीड फॉर एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस, ये आ जाता है, कॉस्ट आपके बढ़ते हैं। सिमिलर स्टाइल के फंड में अगर आपने 5-6 फंड खरीद लिए हैं, तो आप खाली सेम
फंड में या सेम स्टॉक्स में अपना पोजीशंस बढ़ा रहे हो, आप डाइवर्सिफिकेशन का जो मूलभूत सिद्धांत है कि आपका रिस्क कम होना चाहिए, आप रिस्क कम नहीं कर रहे हो। तो अगर आपने अपनी कैटेगरीज डिसाइड कर ली हैं, तो मेरे ख्याल से ओवरऑल एक कैटेगरी में 3 से 5 फंड, उससे ज्यादा ऊपर नहीं। मैं तो इतना भी कहूंगा कि अगर आपने खाली एक कैटेगरी में ही निवेश करना है, तो टोटल में 4 से 5 फंड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जितना भी अगर आप लेते हैं, तो आप खाली कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं, आप अपनी लाइफ को अच्छी नहीं करते। एब्सोल्युटली। फिरोज, आपके पास तो इतने सारे पोर्टफोलियोज आते हैं, सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पोर्टफोलियो आपके लिए कैसा रहा है? कोई ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें फंड्स की भरमार हो, और यूजुअली उसको ट्रिम करके कितना होना चाहिए? स्वाति जी, मेरा एक विश्वास था 10-15 सालों से, इंडस्ट्री में 18 सालों से, वो विश्वास लास्ट एक साल में काफी अच्छी तरह से चैलेंज हुआ मैथमेटिकली। हमने 600 पोर्टफोलियो एक्सटर्नल जो हमारे साथ नहीं थे उनको हमने किया। जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनसे, हम जो नए क्लाइंट आते हैं उनके बाहर पोर्टफोलियो होते हैं, उनको हमने ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन एनालाइज किया कि अगर उस दिन जहां आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया होता, निफ्टी खरीदते तो क्या होता। तो मैं खुद ही आश्चर्यचकित हुआ कि 70% लोग निफ्टी को बीट नहीं कर रहे थे और 93% आनंद राठी के मॉडल पोर्टफोलियो को बीट नहीं कर रहे थे। ये तो चौंकाने वाली बात नहीं थी। जिन्होंने आनंद राठी को बीट किया और निफ्टी को भी बीट किया, उनके एवरेज नंबर ऑफ स्कीम्स थी 26। तो ये जो मेरा भ्रम था कि कभी भी आपके पास 10 स्कीमों से ज्यादा होगा तो आप निफ्टी को कभी बीट ही नहीं कर पाएंगे, तो मेरे पास 17 पोर्टफोलियो ऐसे आ गए जिन्होंने 26 स्कीम एवरेज रखने के बावजूद निफ्टी को तो बीट किया ही किया, आनंद राठी के मॉडल पोर्टफोलियो को भी बीट किया। और एक फंड मैंने एक पोर्टफोलियो देखा है रियल टाइम, उसमें 500 ट्रांजैक्शंस हुई, उसमें उसने निफ्टी को भी बीट किया और आनंद राठी के मॉडल पोर्टफोलियो को भी बीट किया, और मैं गर्व से कह रहा हूं कि हमें भी बीट किया। उसमें 76 स्कीम्स थी। तो हम अब इसको स्टेटिस्टिकली और इवेलुएट कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस ओवर डिवर्सिफिकेशन स्टोरी जो मैं कहता था आपके शो पे भी, 10 स्कीम से ज्यादा कभी नहीं होनी चाहिए अरबों रुपए के लिए भी, वो आप करंटली प्रश्न चिन्ह में है और उसको और इवेलुएट कर रहे हैं। सो इफ यू हैव 8-10 स्कीम्स, डोंट वरी टू मच, you're not doing a big mistake, unlike what I was personally believing. ओके, तो आपने अपनी रिसर्च के बेसिस पर आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि डोंट वरी टू मच, लेकिन जो एक क्लीन पोर्टफोलियो हो, माने ऐसे फंड पोर्टफोलियो में आ गए हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स कि आपको अपने उस पोर्टफोलियो से अच्छा रिटर्न मिल रहा है कि नहीं। ऐसे कुछ आपने स्कीम्स तो नहीं रख दिए हैं जो कि आपके किसी काम की ही नहीं है, आपने ले लिया उस टाइम पर, किसी ने कहा होगा या उस टाइम पे वो बहुत प्रचलित स्कीम होगी। तो ऐसे किसी स्कीम्स को निकालने का, दीपक, आपकी नजर में कैसे हो, कैसे बने क्लीन पोर्टफोलियो? मैं अपनी बात को वापस से आगे बढ़ाता हूं कि अगर आपने स्टाइल अलग अलग, अगर फंड मैनेजर्स की हैं, कोई अगर मोमेंटम फॉलो करता है, कोई वैल्यू फॉलो करता है, कोई मिड कैप ओरिएंटेड है, कोई लार्ज कैप ओरिएंटेड है, काफी सारी स्टाइल्स आज के दिन में आपके पास अवेलेबल है। अगर आपने स्टाइल्स के लेवल पे डाइवर्सिफाई कर लिया और आपने हर स्टाइल में 3 या 4 फंड ले लिए, ओवरऑल में भी 12 में भी 15, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा आपका डिफरेंस आएगा। जो हमने समय की बात की कि कैन टाइमिंग मेक अ डिफरेंस टू योर पोर्टफोलियो, और फिरोज जी ने कहा कि लंबी अवधि में ये डिफरेंस आधे से 1% का है। सो मेरा मानना है कि 20 फंड के अनुपात में 80 फंड शायद लंबी अवधि पे एक आधे % का डिफरेंस हो सकता है। फिरोज जी के पास डेटा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू बी एनलाइटेंड विद दैट डेटा। बट इफ यू डोंट गिव, अगर आप अपने फंड्स को समय नहीं दें, उसके साइकिल्स को ना समझे और उसमें बार बार निवेश नहीं करते रहें, तो आप हमेशा जो प्रचलित फंड है, जैसा कि आपने कहा, आप उन्हीं में निवेश करोगे 3 साल की रिटर्न देख के, 1 साल की रिटर्न देख के, और अपने फंड्स को साइकिल पूरी करने का आप मौका नहीं दोगे। मेरा मानना है कि आपको जिन फंड्स में आप निवेश कर रहे हैं उन्हीं में आपको थोड़ा टॉपअप करना चाहिए। अगर मूलभूत सिद्धांत से अगर फंड मैनेजर हट गया है, अपनी फिलॉसफी से हट गया है, तो आपको फंड निकालने चाहिए। खाली 12 महीने या 24 महीने की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको फंड निकालने या ऐड नहीं करने चाहिए। बिल्कुल। फिरोज, अब सवाल ये कि कौन से फंड्स पोर्टफोलियो में शामिल होने चाहिए अगर एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाना हो, तो ये भी लोग, दूसरा सवाल सबसे ज्यादा होते हैं, कितने के बाद कौन से फंड? तो आपकी नजर में
इसका पैमाना क्या हो कि कौन से फंड पोर्टफोलियो में शामिल होने चाहिए? बिफोर दैट स्वाति जी, जैसे दीपक जी ने कहा ना कि बहुत सारी कैटेगरीज है, राइट? अगर आप एक ही कैटेगरी के 4 स्कीम खरीद रहे हैं तो गड़बड़ है। जैसे इन्होंने कहा कि इनका पोर्टफोलियो मिड कैप स्मॉल कैप में है, तो यू कैन कीप इट वेरी कॉन्सेंट्रेटेड ऑल्सो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप एक ही कैटेगरी में 10 स्कीम रखेंगे तो मतलब ही नहीं है। और जैसे उन्होंने कहा कि लंबी अवधि में ये डिफरेंस ऑफ स्कीम लेवल भी नैरो होगा, टाइमिंग की जो डिफरेंस है उससे भी नैरो होगा। आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री। सेकेंड पॉइंट, कौन सी स्कीमें नहीं खरीदनी चाहिए? देखिए, इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में क्या नहीं करना है इज मोर इंपॉर्टेंट दैट क्या करना है। पहले आप अपने फाउंडेशन प्रिंसिपल्स बना लीजिए। कितने सारे रिटेल क्लाइंट्स हैं जिन्होंने एक फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप खरीदना नहीं है और जाके सेक्टोरियल फंड खरीद रहे हैं। बट सेक्टोरियल फंड में एंट्री भी इंपॉर्टेंट है, एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो सेक्टोरियल फंड खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए? क्या पहले अपने कोर को बनाए, पहले बुनियाद बनाए फिर इमारत बनाए, या पहले इमारत बनाए, राइट? सो काफी लोग इमारत बनाने निकल जाते हैं, बुनियाद बनी नहीं होती। सो फर्स्ट यू क्रिएट अ कोर पोर्शन। सो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज जैसी हैं, मिड कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, फोकस्ड फंड्स हैं, ये बना ले। फिर जाएं बैंकिंग फंड में, आईटी फंड में, हेल्थ केयर फंड में। बहुत सारे पोर्टफोलियोज ऐसे होते हैं जिन्होंने पास परफॉर्मेंस के आधार पे ही देखा होता है कि जैसे साल भर पहले आईटी, 1.5 साल पहले आईटी की बड़ी अच्छी चली थी, तो काफी सारे डिजिटल फंड, टेक्नोलॉजी फंड लोगों के पोर्टफोलियो में, रिटेल क्लाइंट के पोर्टफोलियो में शामिल हो गए। फिर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, फिर लोग निकलने लग गए। अब वापस अच्छा कर रहा है आईटी, वापस जाएंगे। सो यू विल बी चेजिंग योर ओन टेल इफ यू गेट इनटू सेक्टोरियल फंड्स, और उसकी जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। एचएनआई को भी हम सेक्टोरियल फंड की जरूरत नहीं कहते। उसके बगैर ही आप अपनी निफ्टी को 2 से 3% एक्टिव मैनेजमेंट से एंड गुड चॉइस ऑफ फंड से कर सकते हैं। बिकॉज एएमसीज हैं, ईडलवाइज अल्फा जनरेट करती हैं। ऐसी काफी सारी एएमसीज हैं, 40 एएमसीज हैं, उनमें से चुनाव करें, डिवर्सिफाइड फंड्स लें। बिल्कुल। और अंत में दीपक जी, आपसे मैं बिल्कुल लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी, सही फंड चुनने का पैमाना क्या हो? आई थिंक मैं फिरोज जी की बात कोई आगे थोड़ा बढ़ाना चाहूंगा, अगर आपकी अनुमति है तो। आप नाम देख के फंड में निवेश ना करें। बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि मिड कैप अगर है तो हमको रिस्की है, स्मॉल कैप है तो ज्यादा रिस्की है। मैं थोड़ी सी आपको इसमें थोड़ी पृष्ठभूमि में रखना चाहता हूँ। आज से 10 हमारा जो मिड कैप और स्मॉल कैप को देखने का नजरिया, उसको डिफाइन करने का जो तरीका है, वो यूनिक इन द वर्ल्ड है। हमारी रैंक बेस्ड डेफिनेशन है। इसका मतलब 101 से लेके 250 की जो कंपनी है वो जिंदगी भर मिड कैप रहेगी। आज के दिन में जो सबसे छोटी मिड कैप कंपनी वो 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है, और सबसे बड़ी 50,000 करोड़ के मार्केट कैप पे। अगर आज से 5-10 साल में मार्केट यहाँ से दुगुना या तिगुना भी हो गया तो भी ये कंपनियां, ज्यादातर कंपनियां मिड कैप ही कहलाने वाली हैं। हो सकता है इनमें से कईयों का प्रॉफिट 5,000 करोड़ 7,000 करोड़ होगा। तो खाली नाम पे न जाएं, आप फंड में देखें कि रिस्क कैसे लिया गया है, उसको समझें, और उसके बेसिस पे आप अपना निवेश करें। और नाम के पीछे खाली अपना समय बर्बाद ना करें। चीजों को अच्छी तरह से समझ के, और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप फिरोज जी जैसे लोगों की मदद ले सकते हैं जो अपना काम बखूबी निभाना जानते हैं। बिल्कुल, नाम से ज्यादा कीमत काम की, ये तब भी बिल्कुल सटीक बैठता है जब आप अपने पोर्टफोलियो में सही फंड, अच्छा फंड चुनते हैं। और इस पर एक चर्चा करने के लिए फिरोज और दीपक, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आज आप हमारे साथ मनी गुरु के खास चर्चा में शामिल हुए उसके लिए।